हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो जेडब्ल्यू और नीट में आ सकते हैं और किन चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, किन पे ज्यादा कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो कुछ पहले जनरल कंसिडरेशन ले लेते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट में हमें दो ग्रुप मिलते हैं। एक होता है ग्रुप वन जिसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल, और ग्रुप वन में आते हैं बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप टू की बात करें तो इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एलिमेंट्स आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो बेरिलियम है उसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल में काउंट नहीं करते क्योंकि इसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि बाकी एलिमेंट से मैच नहीं करती है। ठीक है, तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बच्चों NS1 और यहाँ होता है NS2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इनका +1 और इनका +2 कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा बच्चों कि कुछ एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करते हैं, जैसे लिथियम की मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ। तो बस याद रखना आपको ना, लिथियम की यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम की मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होती है। अच्छा, आगे बात करें तो बच्चों यहाँ पर दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक फ्रांस और एक रेडियम। दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे जो है नॉर्मल एलिमेंट होते हैं। तो फ्रांसियम जो है हाईली रेडियो एक्टिव होता है और इसका बच्चों एक आइसोटोप है फ्रांसियम 223 223, जो लॉन्गेस्ट लिव आइसोटोप्स है और इसका हाफ लाइफ 21 मिनट्स होता है। इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो बच्चों सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन हमारे ब्लड फ्लूइड में होते हैं, यानी बायोलॉजिकल फ्लूइड में होते हैं, और इनका काम होता है बच्चों आयनिक बैलेंस करना और नर्व इंपल्स कंडक्शन करना। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस को मैंने लास्ट में समराइज किया है, उसके आधार पर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी बताने वाला हूं। ठीक है, ये था जनरल कंसिडरेशन, ये तो सबको आता होगा। अब बात करते हैं बच्चों की ग्रुप वन एलिमेंट। इस वीडियो में हम ग्रुप वन एलिमेंट की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप टू एलिमेंट की बात करेंगे। तो इट इज कॉल्ड एल्कली मेटल। और फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या पढ़ना है, देखो डेंसिटी। डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। तो लिथियम से लेकर और सीजियम की तक डेंसिटी बढ़ती है। अच्छा बच्चों, रिएक्टिविटी की बात करें तो आपने पढ़ा होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी जितने भी एल्कली मेटल है आसानी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे साइड्स बढ़ता जाता है ऊपर से नीचे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। तो बच्चों रिएक्टिविटी हमेशा ऊपर से नीचे बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि आईपी घट रहा है। तो देखो आईपी की वैल्यू ऊपर से नीचे घट रही है, यानी लिथियम का आईपी सबसे ज्यादा और सीजियम का आईपी सबसे कम। तो बच्चों आईपी का कंसेप्ट जो है रेडियस से है, रेडियस बढ़ेगा तो आईपी कम होगा। ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये जस्ट जो है लिथियम का ज्यादा होता है और सीजियम का कम होता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जस्ट रिएक्टिविटी के जैसे होता है। ठीक है, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है CS विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन RB, फिर K, फिर Na और Li। सेम टू सेम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिएक्टिविटी और डेंसिटी एक जैसे हैं। IP ये देखो, ये तीनों एक जैसे हैं, याद करने का तरीका, ये तीनों एक जैसे हैं और ये दो और लास्ट वाला एक जैसा। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने सुना होगा फ्लेम टेस्ट। तो जो हमारे एल्कली मेटल है वो हीट करने पर या बर्न करने पर एक खास तरह की फ्लेम यानी कलर्ड फ्लेम देते हैं। अगर लिथियम को हम बर्न करें तो बच्चों क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम देता है। सोडियम की बात करें तो येलो कलर की फ्लेम देता है। पोटेशियम की बात करें तो वायलेट कलर की फ्लेम देता है। रुबिडियम की बात करें तो रेड वायलेट कलर की फ्लेम देता है। और सीजियम की बात करें तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है। तो हर एलिमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस फ्लेम टेस्ट से बच्चों हम किसी पर्टिकुलर एल्कलाइन मैटर को पहचान सकते हैं। तो सोडियम के बारे में आपने सुना था येलो, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ये फ्लेम कलर आपको याद रखने हैं। अच्छा बच्चों,
एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, हम किसी मेटल पर जो है रेडिएशन डालते हैं तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा उतना अच्छा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो बच्चों सारे एलिमेंट एक्सेप्ट लिथियम शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, लिथियम क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता, क्योंकि लिथियम का आईपी बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हम बात करें, सीजियम जो है सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला एलिमेंट है, इसीलिए इसका यूज सोलर सेल और सोलर पैनल में भी होता है। चलो अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। तो एयर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, ऑक्साइड्स बनाएंगे, और बच्चों 3 तरह के ऑक्साइड्स यहां पर बनते हैं। देखो लिथियम की बात करें तो लिथियम केवल ऑक्साइड बनाएगा, अगर सोडियम की बात करें तो बच्चों ये परऑक्साइड बनाएगा, और अगर सोडियम के बाद पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम की बात करें तो वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। यानी 3 तरह के ऑक्साइड बनते हैं, लिथियम केवल ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, और बाकी एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। अगर मैं ऑक्साइड और परऑक्साइड की बात करूं तो बच्चों दे आर कलरलेस, कोई कलर नहीं, दे आर कलर्ड। ठीक है, तो ये कलर का कंसेप्ट है। एक और चीज, अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑक्साइड कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, लेकिन बच्चों परऑक्साइड डायामैग्नेटिक होते हैं, परऑक्साइड्स आर डायामैग्नेटिक, और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं दे आर पैरामैग्नेटिक, बिकॉज सुपर ऑक्साइड में बच्चों क्या होता है, O2 माइनस होता है, और यहां पर जो है O2 माइनस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, समझ में बात आ गई। तो बच्चों जो हमारे पास सुपर ऑक्साइड है वो 3 तरह के हैं, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रूबिडियम और सीजियम, ये 3 ही बनाते हैं। तो पोटेशियम और सीजियम जो है ऑरेंज कलर सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि रूबिडियम जो है ब्राउन कलर का सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो थोड़ा सा कलर को भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, वो हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। इसीलिए आपने सुना होगा कि जितने भी एल्कली मेटल है, जैसे सोडियम होता है वो पानी में जल जाता है, तो इनको बच्चों हम नॉर्मली कहां स्टोर करते हैं, कैरोसिन ऑयल में या हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में हम इनको स्टोर करते हैं, याद होगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। जनरली एल्कली मेटल क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, इस तरह से, है ना। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि लिथियम कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ध्यान रखिए, लिथियम कभी भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है। रीजन, एक तो इसका साइज कम है, और दूसरा इसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा और हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। तो हाइड्रोक्साइड कौन कौन बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है, रूबिडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और सीडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो बच्चों सारे के सारे हाइड्रोक्साइड क्या हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, लेकिन अगर इनका बेसिसिटी ऑर्डर पूछा जाए तो बच्चों जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा बेसिसिटी ऑर्डर उतना ही बढ़ेगा। तो बोलने का मतलब है कि CS मोर बेसिक और NaOH लीस्ट बेसिक, ऊपर से नीचे बेसिसिटी बढ़ती है। ठीक है, आगे बात करें कि हेलोजन के साथ रिएक्शन होगी, तो बच्चों हेलोजन के साथ क्या करेंगे, हैलाइड बनाएंगे। ठीक है, तो 2 तरह के हैलाइड मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। देखो एक तो मेटल एक ही है और हेलोजन अलग अलग है। ठीक है, और दूसरे में जो है हेलोजन एक जैसा है और अलग अलग मेटल। तो यहाँ 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको बताने वाला हूं, एक तो बताने वाला हूं मेल्टिंग पॉइंट और दूसरे बताने वाला हूं कोवैलेंट नेचर, है ना। तो बच्चों जो मेल्टिंग पॉइंट है वो NaF का सबसे ज्यादा होता है और NaI का सबसे कम होता है। रीजन, Na और F में जो है लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है। अभी इसको डिस्कस करने वाला हूं मैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्योंकि दोनों का साइज यानी Na का साइज तो सब में कॉमन रहेगा, लेकिन F का साइज छोटा है। जितना एटम पास पास रहेंगे उतना ज्यादा फोर्स उन पे अप्लाई होगा और उतना ही ज्यादा उन पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी बढ़ने से बच्चों क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। ठीक है, अगर मेटल का साइज बढ़ रहा है तो बच्चों क्या होता है, लैटिस एनर्जी जो है क्या हो रही है,
कम हो रही है, लैटिस एनर्जी कम होगी तो अगेन मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, लिथियम क्लोराइड हैज ए मिनिमम देन एनी अदर हैलाइड, ये याद रखिए, ठीक है। वैसे तो ये आगे आना चाहिए था, जैसे ऑर्डर अप्लाई हो रहा है ना कि NaCl, KCl, RbCl, NCACl, लेकिन बच्चों लिथियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है से कम होता है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो कई बार पूछ लेते हैं इस तरह से, है ना। अब बच्चों अगर हम कोवलेंट नेचर की बात करें, ठीक है, तो कोवलेंट और आयनिक, तो अगर मैं बात करूं LiCl, तो LiCl बच्चों क्या होता है, कोवलेंट होता है, इसीलिए जो है LiCl का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। और उसके बाद बच्चों NaCl आयनिक होता है, KCl भी आयनिक होता है, RbCl आयनिक होता है एंड CaCl आयनिक होता है, ठीक है। तो LiCl जो है कोवलेंट नेचर की वजह से कम मेल्टिंग पॉइंट रखता है, इसीलिए इन सब में जो है ये सबसे लास्ट चला, ठीक है। और बच्चों आपने जो है फेजान्स रूल पढ़ा होगा, अगर मैं बात करूं LiF और उसके बाद है LiI, ठीक है, तो LiI जो है मोर कोवलेंट है और LiF जो है लीस्ट कोवलेंट है, ठीक है। तो फेजान्स रूल में आपने पढ़ा होगा जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा कोवलेंट, जितना जो है कैटायन का साइज छोटा होगा उतना ज्यादा कोवलेंट। तो आप इन दोनों चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, अब दो चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा है कि LiF की सॉल्युबिलिटी वाटर में सबसे कम होती है, रीजन इसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। और बच्चों एक और आयन हमारे पास है CSI, सीजियम आयोडाइड, इसकी जो है सॉल्युबिलिटी अगेन कम होती है ड्यू टू द स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहाँ पे दो चीजें आपको पढ़नी है, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, इनको मैं आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए दोनों जिम्मेदार होती है, लैटिस एंथैल्पी भी और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी, ठीक है बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो, देखो यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूं, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो और लैटिस एंथैल्पी कम हो, ठीक है, तो जो सॉल्ट है या जो आपका जो है आयन है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। लेकिन बच्चों रिवर्स अगर ले दिया जाए, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, तो साल्ट जो है इनसॉल्युबल रहेगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी एज वेल एज लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कब, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होने से सॉल्युबिलिटी कम होगी और लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने से अगेन सॉल्युबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है लैटिस एंथैल्पी। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं लैटिस एंथैल्पी। एंथैल्पी जहां पर यूज होती है इसका मतलब एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसियस आयनिक कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। जैसे आपके पास NaCl है और NaCl को आप जो है NaCl सॉलिड होता है, इसको आप जो है इसके आयन में कन्वर्ट कर देते हैं Cl-, और बच्चों जो आयन है वो गैसेस फॉर्म में रहेंगे, प्लस जो एनर्जी रिलीज होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। और इसका जस्ट अपोजिट भी सही है, यानी अगर आपको NaCl बनाना है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को जोड़ने में जो एनर्जी आप दोगे उस एनर्जी को हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। तो दोनों चीजों में हम लैटिस एंथैल्पी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड को उसके आयन में तोड़ना और दो आयन से एक आयनिक कंपाउंड बनाना, तो दोनों में जो एनर्जी चेंज होता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। एक्चुअल में लैटिस एंथैल्पी से हमें फायदा क्या है पहले ये देखेंगे ना। तो बच्चों लैटिस एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि ये दो आयंस के बीच में जो फोर्स है उसको मेजर करती है ना, कितना फोर्स है उस आयनिक सॉलिड में आयन के बीच में, ठीक है। अगर दोनों आयन के बीच में फोर्स ज्यादा होगा तो यहां पर एनर्जी की अमाउंट ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है। तो बोलने का मतलब यह है कि फोर्स ज्यादा है तो लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, और बच्चों अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उस आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आगे देखो, हायर द लैटिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हमेशा ज्यादा होगा और अभी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ये ध्यान रखना है ना। हायर लैटिस एंथैल्पी,
हायर इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स लोअर इट्स सॉल्युबिलिटी, क्योंकि उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। करेक्ट, ठीक है। जैसे अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास सोडियम का हैलाइड है, तो सोडियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, देन सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, सोडियम और फ्लोरीन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। सोडियम और आयोडाइड के बीच में वीक बॉन्ड बन रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो लिथियम फ्लोराइड है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, क्योंकि बच्चों उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना। हाइड्रेशन का मतलब होता है सॉल्वेशन, यानी वहां पर वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का सीधा सा मतलब है कि एंथैल्पी चेंज व्हेन वन गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयन। और बच्चों हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, यानी एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। तो क्या बोल रहा है कि जब हमारे पास कोई आयन है और उसको हम एक्वस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, है ना, तो क्या होगा बच्चों, जो आयन है, अच्छा ये गैस फेज में है, आयन अब जो है अपने एक्वस फॉर्म में आ गया और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है दस एनर्जी अमाउंट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। यानी बोलने का मतलब है कि सोडियम आयन के चारों तरफ क्या लग जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल लग जाएंगे, है ना। तो जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयनिक कंपाउंड पहले अपने प्लस और माइनस आयन में डिसॉल्व हो जाता है बच्चों, उसके बाद माइनस और प्लस आयन अपने आप को स्टेबल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एक फोर्स के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो सोडियम जो है वाटर के अंदर इस तरह से रहता है। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा एक और चीज, जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो किस तरह से प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। देखो, अगर किसी की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है इसका मतलब उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे, और बच्चों जब उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी को हम डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी से कोरिलेट कर सकते हैं। मोर द हाइड्रेशन एंथैल्पी, मोर वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड द आयन एंड मोर विल बी सॉल्युबिलिटी। कंसेप्ट क्लियर है ना। अच्छा, द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ CSI ड्यू टू द स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो ना, सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करती है। अब बच्चों हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज से वेरी करती है, यानी अगर मैं आपको बोलूं कि ये आयन है और 2 या 3 आयन है आपके पास, उनके हाइड्रेशन एंथैल्पी पता करनी है तो कैसे पता करेंगे। देखो, अगर बच्चों आयन का साइज कम होगा तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, बिकॉज उसके चारों तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कॉन्जुगेट होंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन बच्चों उसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है आयनिक मोबिलिटी, यानी वो उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसका साइज बड़ा हो जाएगा। उसका मतलब हाइड्रेटेड आयनिक साइज बड़ा होगा, अपना साइज तो छोटा है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आने से ज्यादा बड़ा साइज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम यहां पर एक ये देखो, अगर मैं लिथियम आयन और सीजियम आयन की बात करूं, लिथियम से सीजियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, तो लिथियम का साइज छोटा है और सीजियम का साइज बड़ा है, तो बच्चों इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, किसकी, लिथियम की। ठीक है, क्योंकि देखो साइज कम होने से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो बच्चों आयनिक मोबिलिटी कम होगी तो सीजियम की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखना, सीजियम विल बी मोर आयनिक मोबाइल, यानी जल्दी पहुंच जाएगा, है ना, एक जगह से दूसरी जगह का माइग्रेशन जल्दी हो जाएगा। तो आयनिक मोबिलिटी और हाइड्रेशन एंथैल्पी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ेगी तो इसका मतलब साइज कम होगा, साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। कंसेप्ट क्लियर। चलो अब बात करते हैं सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड, है ना, बहुत सारे ये सॉल्ट बनाता है लेकिन हम केवल 2 सॉल्ट की बात करेंगे बच्चों, एक कार्बोनेट और एक
बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन क्या आता है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसके बारे में क्वेश्चन आता है कि आपको दो कार्बोनेट दे दिए जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट। अब बोलो भाई किस कार्बोनेट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन सा हीट से जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। तो बच्चों क्या रखना है यार, देखो एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, सीधी सी बात है ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, तो जो स्टेबिलिटी है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की यानी बाइकार्बोनेट की वो इंक्रीज होती है ना। समझ में बात आ गई। इसका मतलब CS वाला कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होगा और लिथियम वाला कार्बोनेट कम स्टेबल होगा। तो ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान रखना है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने से कार्बोनेट की स्टेबिलिटी यानी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कंसेप्ट क्लियर। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग नेचर एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो जनरली हम ये मानते हैं कि सारे के सारे एल्कली मेटल बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एल्कली मेटल की बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो आसानी से वो निकल जाएगा और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाएगा, इसीलिए रिड्यूसिंग नेचर होते हैं, है ना। अच्छा, अब आपको पूछा जाएगा बच्चों कौन अच्छा रिड्यूसिंग एलिमेंट है और कौन बुरा है। तो दो चीजों से हम कंपेयर करेंगे, नंबर 1 इन द गैस फेज और दूसरा हम बात करेंगे बच्चों एक्वस फेज में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं गैस फेज की बात करूं तो वहां पर जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है, ये इलेक्ट्रॉन निकालने की जो पावर है वो कौन डिसाइड करेगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो बच्चों क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, लिथियम का ज्यादा होता है, सीजियम का कम होता है। तो सीजियम इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, निकाल देगा, तो इसका मतलब सीजियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ और लिथियम बुरा हुआ। तो मैं केवल गैस फेज में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो इस ऑर्डर में बढ़ेगी, बिकॉज सीजियम का आईपी सबसे कम है और लिथियम का आईपी सबसे ज्यादा है। सीजियम के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लिथियम के लिए मुश्किल है। लेकिन बच्चों अगर मैं एक्वस फेज की बात करूं, देखिए ध्यान दीजिए ना, तो यहां पे जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम E- से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बहुत सारी चीजें आ गई, उसमें सब्लिमेशन एनर्जी भी आ गई, उसमें हाइड्रेशन एनर्जी भी आ गई और बच्चों उसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी आ गई। तो तीनों तरह के एनर्जी को मिला के जो प्रॉपर्टी बनती है वो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एक्वस फेज में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं बच्चों कि लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3.04 वोल्ट ऐसे होता ना। और सोडियम का सबसे कम होता है, देखो रेगुलर ऑर्डर नहीं है, ध्यान रखिए। तो अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिड्यूसिंग नेचर देखूं एक्वस फेज में तो इस तरह से काम करेगा। देखो सोडियम सबसे कम हो गया और लिथियम सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, ध्यान रखना है ना। मोर नेगेटिव, देखो मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इंक्रीज रिड्यूसिंग पावर, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो तो लिथियम जो है सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखता है, इसीलिए सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर लिथियम का। लेकिन अगर एल्कली मेटल की बात करें तो बच्चों ये ऑर्डर, बच्चों यहां पर जो सोडियम होता है उसको डायरेक्ट आपने पीछे ले जाना है, बस सोडियम लीस्ट लिथियम मोस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम यहाँ पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, और एक तरह का क्वेश्चन कैसे आता है, आपके पास कई सारी वैल्यूज दी होती हैं, -3.04, -1.2, -2.0, तो जितना ज्यादा माइनस बढ़ेगा बच्चों वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, और माइनस घटेगा प्लस बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे फ्लोरीन होता है ना। चलो अब थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी है, अगर हम एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाल दें तो क्या होगा। तो बच्चों क्या होता है, अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो जो सोल्यूशन बनता है वो एक तरह का आयनिक सोल्यूशन बनता है। ठीक है, जो कंडक्शन कॉज करता है, और बच्चों इसका एक कलर भी होता है, दिस इज कॉल्ड ब्लू सोल्यूशन बनता है ना। तो एक डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको लिक्विड अमोनिया ये रहा, ये एल्कली मेटल रहा, ये देखो ब्लू सोल्यूशन बन गया है ना, ध्यान रखना ब्लू सोल्यूशन।
तो बच्चों उस ब्लू सोल्यूशन में इस तरह के आयन होते हैं, यानी जो अमोनिया है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। यहां से इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो माइनस भी हो गया और प्लस भी हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो इस सोल्यूशन का जो कलर होता है वो डीप ब्लू कलर होता है। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, डाइल्यूट सोल्यूशन डीप ब्लू कलर का होता है और बच्चों पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन आप अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, यानी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन लो, तो वो बच्चों ब्रॉन्ज कलर का होता है और डायामैग्नेटिक होता है। ध्यान रखना, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डाइल्यूट सोल्यूशन डीप ब्लू पैरामैग्नेटिक, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ब्रॉन्ज इन कलर एंड डायामैग्नेटिक। कंसेप्ट क्लियर, इतना ध्यान रखना। चलो अब जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको मैंने एक टेबल में समराइज किया है, देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होती है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी बच्चों हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर, ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पे बेसिसिटी बढ़ेगी क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, ये तो आपको मालूम होगा, ठीक है। हाइड्राइड का जो थर्मल स्टेबिलिटी है, तो आपको मालूम है लिथियम और हाइड्रोजन के बीच में जो है गैप कम है, तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और सीजियम और हाइड्रोजन के बीच में गैप ज्यादा है तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। पी ब्लॉक में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो जितने आइटम पास पास रहेंगे थर्मल स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। अच्छा, आयनिक रेडियस इन वाटर, आयनिक रेडियस इन वाटर, जितना छोटा आयन होगा उसका हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस वो ज्यादा होगा। देखो आयनिक रेडियस इन वाटर बोल रहा है, यानी हाइड्रेटेड आयन का रेडियस बोल रहा है, ध्यान रखना बच्चों, है ना, तो ये ज्यादा होगा। लेकिन जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इस ऑर्डर में बढ़ेगी, यानी लिथियम की मोलर कंडक्टिविटी कम होगी क्योंकि बड़ा रेडियस बन रहा है, तो आयनिक मोबिलिटी और मोलर कंडक्टिविटी सेम ऑर्डर में चेंज हो, ठीक है। जहां तक हम रिएक्टिविटी की बात करें तो आईपी घटेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। और बच्चों ये वाटर के साथ भी ऐसा होता है, लिथियम लीस्ट रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी होगी तो बच्चों वो लिथियम की ज्यादा होती है और सीजियम की कम होती है, हाइड्राइड बनाने की प्रोबेबिलिटी, है ना, देखो क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है यहाँ पर। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी सीजियम की ज्यादा होगी, लिथियम की कम होगी क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर इन सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन की बात कर रहा है तो लिथियम सबसे ज्यादा और सोडियम सबसे कम, ध्यान रखना है ना। और अगर गैस फेज की बात करें तो वो तो रेगुलर ऑर्डर में बढ़ी रही है ना। आयनिक कैरेक्टर, देखो आयनिक कैरेक्टर बच्चों क्या होगा, लिथियम क्लोराइड सीजियम क्लोराइड, है ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आयनिक होगा। और दूसरी बात क्या है कि आपने फेजांस रूल पढ़ा होगा, जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा कोवलेंट, और जितना बड़ा कैटायन उतना कम कोवलेंट, यानी आयनिक ज्यादा, सीधी सी बात है ना। देखो कोवलेंट कैरेक्टर वही कंसेप्ट है, लिथियम आयोडाइड, लिथियम सबके लिए सेम है, लेकिन अगर एनायन का साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक प्रॉपर्टी कम होगी, सीधी सी बात है ना। अच्छा, ये देखो परक्लोरेट आयन है, सीजियम परक्लोरेट, ठीक है, रुबिडियम परक्लोरेट। तो बच्चों ये सॉलेबिलिटी की बात कर रहा है, देखो सॉलेबिलिटी, है ना, तो ये लिथियम ज्यादा सॉलेबल होगा और सीजियम कम सॉलेबल होगा। अगर मैं बेसिक नेचर ऑक्साइड की बात करूं तो आपको मालूम ही है कि अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्साइड का बेसिसिटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। और बच्चों आयनिक रेडियस आपको मालूम ही है, लिथियम सबसे कम, सीजियम सबसे ज्यादा। और आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आईपी लिथियम की सबसे ज्यादा होती है, सीजियम की सबसे कम। तो इन प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आप देख लीजिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर एक डाउट अगर आपको आए तो इसमें आ सकता है ना कि के में सॉल्युबिलिटी इन वाटर में कैसे बढ़ रही है। तो बच्चों क्या होगा कि जो परक्लोरेट आयन है ClO4- और CS, इसका साइज होता है बड़ा और सीजियम भी है बड़ा, तो दोनों के साइज बड़ा होने से दोनों में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। और बच्चों जिनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो साइज का फर्क है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि सोडियम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने पढ़ने। 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों। सोडियम कार्बोनेट, इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं क्योंकि कपड़े धोने की, साबुन बनाने के ये काम आता है। Na2CO3 10H2O, बच्चों ध्यान रखना है ना, 10 मॉलिक्यूल वाटर के इसमें रहते हैं। और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, NaOH फॉर्मूला होता है। दूसरा है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हमारा खाने का नमक होता है। और लास्ट में बोलते हैं
लास्ट में कौन बचा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं इसे, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और जो केक वगैरह बनाने के काम आता है। चलो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, इसको सॉल्वे प्रोसेस है, ठीक। तो इसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं, देखो क्या होती हैं। सबसे पहले बच्चों हम बनाएंगे अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनिया वाटर एंड CO2, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट बना। अब अमोनियम कार्बोनेट से दोबारा क्या बना? अमोनियम बाइकार्बोनेट, दोबारा से हमने उसमें CO2 डाल दिया, ठीक है। अब बच्चों अमोनियम बाइकार्बोनेट से हम क्या बनाएंगे? उसमें NaCl यानी ब्राइन बोलते हैं, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बनाना है। अब सोडियम कार्बोनेट को हम अगर हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज होते सोडियम कार्बोनेट और CO2 को रिमूव कर देता है। बाइकार्बोनेट हीट करके जो है कार्बोनेट और CO2 बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको अमोनिया दोबारा से चाहिए तो सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में हम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड का PPT बन जाएगा और अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। तो अमोनिया को दोबारा से पाने का तरीका है। तो सिंपल सी बात है कि हम अमोनियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन में NaCl डालेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। सीधी सी बात है ना। दिस इज कॉल्ड सॉल्वे प्रोसेस, याद रखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आता है इसमें कि सॉल्वे प्रोसेस से क्या हम पोटेशियम कार्बोनेट को बना सकते हैं? इसका रीजन है नहीं, क्योंकि बच्चों जब हम पोटेशियम कार्बोनेट बनाएंगे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे हमने ऊपर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया था, तो बच्चों पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है सॉल्युबल ज्यादा होता है, ठीक है। इसको हम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से PPT नहीं बना सकते हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी की वजह से इसको हम दोबारा से नहीं बना सकते, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट कम सॉल्युबल होता है, तो आसानी से जो है ये PPT में आ जाता है। कंसेप्ट क्लियर? अब प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, तो सोडियम कार्बोनेट जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम इसको हीट करते हैं तो इसके साथ जो 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं वो धीरे धीरे लूज होते हैं। देखो डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब होता है 10, तो 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं वो धीरे धीरे लूज होते हैं और केवल एक ही मॉलिक्यूल वाटर बचता है, तो वो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट आ जाएगा, है ना। तो बच्चों क्या होता है कि एक टेम्परेचर होता है, वो होता है 370 केल्विन। 370 केल्विन से नीचे वो मोनोहाइड्रेट फॉर्म में होता है, और जब हम अगर उसको 370 केल्विन से ऊपर करेंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हो जाता है और केवल हमें Na2CO3 मिल जाता है, जिसका नाम है सोडा ऐश, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अप टू 375 केल्विन डेकाहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू मोनोहाइड्रेट, लेकिन अगर हम 370 से ऊपर टेम्परेचर रखेंगे तो वो सिंगल मॉलिक्यूल वाटर का भी रिमूव हो जाएगा और सोडा ऐश हमें मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत है ना। और बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो ग्लास बनाने के काम आता है, बोरोसिलिकेट ग्लास, साबुन बनाने के काम आता है, बोरेक्स बनाने के भी काम आता है, और कॉस्टिक सोडा यानी NaOH बनाने के भी काम आता है, इस तरह से। दूसरा हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का बच्चों इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो सी वाटर है, समुद्र में ज्यादा मिलता है, ठीक है। आपको मालूम है कि जो नमक बनता है वो समुद्र से ही बनाया जाता है बाय द इवेपोरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, एक नाम है ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन बच्चों NaCl के एक्वस सोल्यूशन को ही बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। तो एक्वस NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। एक्चुअल में जब हम ये नमक बनाते हैं यानी सोडियम क्लोराइड को निकालते हैं तो इसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, ठीक है। तो बच्चों ये इंप्योरिटीज की वजह से, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से ही ये डेलिकेशन का मतलब होता है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और गीला हो जाता है, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है। तो बच्चों जो हमारा नमक होता है उसमें इन दोनों को मिलाते हैं ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब न कर सके, यानी प्रिवेंट फ्रॉम द एब्जॉर्बिंग ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो जो हमारा टेबल सॉल्ट है वो आसानी से फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी शो करे। अब बच्चों अगर हमें जो सोडियम क्लोराइड है उससे इंप्योरिटीज हटानी है तो हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन में HCl गैस देंगे, है ना, HCl गैस प्रोवाइड करेंगे उस सोल्यूशन में। तो बच्चों क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड जो है कम सॉल्युबिलिटी की वजह से क्रिस्टल बन के प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, लेकिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की इंप्योरिटीज है वो ज्यादा सॉल्युबल है
तो वो सोल्यूशन में ही रहने वाली है, तो कम सॉल्युबल होने की वजह से सोडियम क्लोराइड को हम आसानी से हटा सकते। इतना पढ़ना आप। अब बात करते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा यानी NaOH। तो प्रिपरेशन क्या है, नाम है जिस प्रोसेस से हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कैस्टर कैल्नर सेल। एक तरह का इक्विपमेंट्स होता है जिसको हम बोलते हैं कैस्टर कैल्नर सेल। अच्छा, तो अभी मैंने बात की थी बच्चों कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्राइन सोल्यूशन से बनाते हैं। ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन मतलब NaCl का सोल्यूशन। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं जिसमें कि हम मरकरी का कैथोड लेते हैं और कार्बन एनोड लेते हैं। ठीक है, तो जो सोडियम मेटल है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है कैथोड पर और मरकरी के साथ कंबाइंड होकर अमलगम बना लेता है, और क्लोरीन गैस बच्चों जो है एनोड पर इवॉल्व हो जाती है। इस तरह बनता है ना। अच्छा, दूसरी चीज है बच्चों हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट को CO2 दें, बात एक ही बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो वापस सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट को आप CO2 से ट्रीट करवाओगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या काम करता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपने पढ़ा होगा कि ये CO2 को रिलीज करता है। कैसे, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे तो वापस जो है सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, NCO2 गैस रिमूव हो जाएगी। इसी वजह से बच्चों इसको केक और पेस्ट्रीज बनाने के काम आता है, यानी ये बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, और बच्चों सोडियम कार्बोनेट एंटीसेप्टिक होता है, फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है क्योंकि CO2 रिमूव कर रहा है। अब लास्ट टॉपिक इसका कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में कहा था कि ये मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अगर नॉर्मली आपको पूछा जाए कि एक ह्यूमन के अंदर सोडियम ज्यादा है कि पोटेशियम ज्यादा है, ऑब्वियसली जवाब होगा बच्चों पोटेशियम। पोटेशियम ज्यादा होता है, सोडियम कम होता है। एक रफ आइडिया हमारे पास है ना। अच्छा, सोडियम सेल के अंदर होता है या बाहर होता है, या पोटेशियम, यानी बोलने का मतलब है कि सोडियम और पोटेशियम की पोजीशन क्या होती है। तो बच्चों आपने सुना होगा अगर हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है तो सोडियम बाहर ज्यादा होता है और पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है। अभी मैं एक डायग्राम आपको बता देता हूँ। ठीक है, और जो सेल के बाहर फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना, जो कि सेल को घेरे रखता है। ठीक है, तो याद रखना सोडियम आउटसाइड और पोटेशियम इनसाइड। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो बच्चों सोडियम के क्या इंपॉर्टेंट काम है, देखो, एक तो ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। ठीक है, दूसरा बच्चों जो है ये वाटर के फ्लो को सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर रेगुलेट करता है ना। तीसरी चीज जो है, जो शुगर्स और अमीनो एसिड्स होते हैं उनको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। ये तीन इंपॉर्टेंट काम है। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं बच्चों तो पोटेशियम जो है सेल के अंदर होता है, देखो विद इन द सेल फ्लूइड, है ना, सेल के अंदर होता है। और इसके इंपॉर्टेंट काम क्या है, पोटेशियम का काम होता है बच्चों की एंजाइम को एक्टिवेट करना। दूसरा बच्चों ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सोडियम के साथ मिलकर ट्रांसमिशन पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, समझे मेरी बात। तो ये पोटेशियम के और सोडियम के इंपॉर्टेंट रोल हैं। और अगर मैं आपको एक सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम दिखाऊं, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये बच्चों इनसाइड है, ये सेल के अंदर है, इस तरह बना है ये, और ये सेल के बाहर है ना। तो देखो पोटेशियम सेल के बाहर कम है, सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है, सोडियम कम है। तो दोनों को अगर हम कोरिलेट करें तो सोडियम बाहर ज्यादा होते हैं और पोटेशियम अंदर ज्यादा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर जो है एक पंप लगा होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस, यानी दोनों अंदर और बाहर जो है जाते रहते उस पंप के थ्रू। तो चलो बच्चों ये था हमारे पास एल्कलाइन मेटल, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो एल्कलाइन अर्थ मेटल पे होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। अगर कोई कंसेप्ट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई चीज समझ नहीं आती तो भी पूछ सकते हैं।